गुड इवनिंग सभी को। पवन, गौरव, महेश, मुस्कान, अंकित। चलिए, जैसा हम पोमोलॉजी की बात कर रहे थे और पोमोलॉजी में आज हम नए सिरे से फलों का अध्ययन जो है शुरू करेंगे। और जैसा मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में टोटल 12 फल दिए हुए हैं। उन 12 फलों को हम 8 या 10 क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे। आज सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो अपना फल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैंगो या आम। देव, गुड इवनिंग। राजेश, मीणा, राधे राधे। चलिए अब क्लास को शुरू कर लेते हैं। और बेसिकली आज का जो अपना फल रहने वाला है अध्ययन के लिए वो रहेगा मैंगो, या मैं कहूं तो आम। आज हम आम के बारे में जो भी अध्ययन है वो करेंगे, आम, या मैं कहूं तो मैंगो। सारी बातें जानेंगे, इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें वही जो बेसिक चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, जैसे उसका वानस्पतिक नाम और कुल वगैरह, जो सामान्य चीजें हैं। जनरली अगर मान लो मैं बात करूं इसके वैज्ञानिक नाम की या वानस्पतिक नाम की, वानस्पतिक नाम ऑब्वियसली हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते हैं 12th में भी। क्या होता है, बेसिकली इसका नाम होता है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं वही बात करूं इसका कुल, ऑब्वियसली आप याद रखोगे इसका कुल कौन सा है, तो ये एनाकार्डियेसी कुल का पादप है, एनाकार्डियेसी। इसके बाद थोड़ा सा और अगर आगे चले हम सामान्य बातों में, नेक्स्ट मान लो हम बात करें उत्पत्ति। बेसिकली मैं आपको बता दूं, आम की जो उत्पत्ति स्थान माना गया है वो इंडो बर्मा को माना गया है। किसको माना गया है? इंडो बर्मा। अब यहां पर बात यह है कि सर इस इंडो बर्मा का मतलब क्या है। बेसिकली इंडो का मतलब होता है यहां पर इंडिया। इंडो का मतलब क्या होगा? इंडिया, यानी भारत। ठीक है। और बर्मा को अब प्रेजेंट टाइम पर क्या कहा जाता है? म्यांमार कहा जाता है। आपने शायद भारत का नक्शा देखा होगा, तो भारत के नक्शे में बांग्लादेश की साइड में एक छोटा सा देश है और उस देश का क्या नाम है? म्यांमार है। आज से 20 साल पहले हम उस देश को क्या कहते थे? तो जनरली इसको बर्मा कहा जाता था। ठीक है। और अब क्या कहा जाता है? म्यांमार। तो मैं कह सकता हूं कि भारत और म्यांमार, या मैं कहूं भारत और बर्मा, या हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इंडो बर्मा इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं आगे, सीधा सीधा हमें प्रश्न पूछा जाता है कि जो आम है उसका फल प्रकार क्या है। जनरल वे में हमने पहले ही पढ़ लिया है काफी अच्छे तरीके से कि जिन फलों के अंदर गुठली पाई जाती है और कठोर गुठली होती है, ध्यान रखना, जिन फलों के अंदर कठोर गुठली पाई जाती है वो फल किस वर्ग में आते हैं? तो वो फल ड्रप या अस्टिल के वर्ग में आते हैं। अब अगर हम इसके फल प्रकार की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा? जनरली हम कहेंगे सर कि ड्रप या अस्टिल होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में भी क्या पाई जाती है? कठोर गुठली पाई जाती है। नेक्स्ट में आगे बात करूं कि सर अब इसका खाने योग्य भाग कौन सा है, यानी कौन सा भाग इसका खाया जाता है। अगर मान लो हम आम के खाने योग्य भाग की बात करें तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ये मान लो कोई आम का फ्रूट है इस प्रकार से, ये इसके अंदर गुठली है। ठीक है। अब हम इसकी गुठली को खाते हैं? नहीं खाते। इसके बाहर की परत को खाते हैं? नहीं खाते। ठीक है। केवल किस परत को खाते? इस वाली परत को, जो बीच वाली परत है इसी को खाते। ना तो हम गुठली को खाते हैं ना हम छिलका को खाते हैं। और बीच वाली परत को क्या कहा जाएगा? मध्य परत, यानी मध्य फल भित्ति। और अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? मीजोकार्प कहेंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो आम का खाने योग्य भाग है वो क्या है? वो मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प है। मध्य फल भित्ति, या मैं कहूं तो क्या हो जाएगा? मीजोकार्प हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि आम का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प है। इसके बाद में अगर बात करूं, एक प्रश्न आपको यह भी पूछा जा सकता है कि आम के कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जनरली अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी 2n बराबर, वो कितनी होगी? वो 40 होगी। इसमें 2n बराबर 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे अगर मान लो हम बात करें आम के संबंध में, तो आम को भारत में कई नामों से जाना जाता है। एक तो हम इसको क्या कहते हैं? सीधा सीधा
एक तो आम को कहा जाता है भारत का राष्ट्रीय फल। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो सर आम है। दूसरी में अगर बात करूं यहाँ राष्ट्रीय फल के अलावा इसको हम क्या कहते हैं, तो बेसिकली इसको फलों का राजा कहा जाता है, फलों का राजा, किंग ऑफ फ्रूट्स। आपसे पूछा जा सकता है कि किस फल को फलों का राजा कहा जाता है, तो कौन सा फल हो जाएगा, आम हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, बाथरूम फल। आम खाने के बाद आप लोग मुंह धोने बाथरूम में जाते हो, और ऑब्वियसली बात है कि जब भी आप पका हुआ आम खाओगे मुंह को बिगाड़ लोगे, इसका मतलब आपको बाथरूम में जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाथरूम फल भी कहा जाता है। इसके संबंध में इंपोर्टेंट बात एक और बता दूं आपको, जो आम है हमारे भारत का राष्ट्रीय फल तो है ही, ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत के अलावा ये पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय फल है, ऑब्वियसली मैं कहूं तो ये पाकिस्तान का भी क्या है, राष्ट्रीय फल है। और बता दूं आपको ये बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय फल है, बांग्लादेश। यानी जो आम है वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन सभी का क्या है, ऑब्वियसली राष्ट्रीय फल है। इसके बाद अगर हम और भी जनरल सी बातें करें आम के संबंध में जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट हमारे इंपोर्टेंट होंगे। बेसिकली मैं कहूंगा यहाँ जो आम है, आम का अनुसंधान संस्थान कहां पर है, अनुसंधान संस्थान। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय आम अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो जनरल वे में आपको मैं एक चीज बता दूं, इसका अनुसंधान संस्थान सेपरेट तो कहीं भी है नहीं। अब सेपरेट नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे उपोष्ण जलवायु के फल हैं, ध्यान देना इंपोर्टेंट बात है, जो भी हमारे उपोष्ण जलवायु के फल हैं उनका अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो इनका अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। जितने भी हमारे उपोष्ण जलवायु के फल हैं, और लखनऊ में एक मुख्यालय है CISH का, और उस CISH के मुख्यालय में क्या है, आम का जो अनुसंधान संस्थान है वो इंक्लूड है। एक सवाल आपको ऐसे पूछ लेगा, राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थित है, आम उत्कृष्टता केंद्र, तो ये आप सभी को शायद पता हो और पता होना भी चाहिए क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मान लो मैं आम उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में बात करूं तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे ये कहां स्थित है, एक जगह का नाम है खेमरी, और इसकी जो पंचायत है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जगह आपसे पूछी जाती है, वो बोरेली है। तहसील की अगर मैं बात करूं तो कौन सी है, बसेड़ी है, बसेड़ी। और इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, ऑब्वियसली धौलपुर है। अगर मान लो हम आम उत्कृष्टता केंद्र के संबंध में बात करें तो खेमरी गांव है, बोरोली पंचायत का नाम है, बसेड़ी क्या है, तहसील है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर है। वैसे तो सीधा सीधा आता है खेमरी धौलपुर में स्थित है, लेकिन कई बार बसेड़ी आ जाए, खेमरी बसेड़ी धौलपुर ना हो तो फिर आपके यहाँ सहूलियत भी रहेगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली कहेंगे कि इसका अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में हो गया, और इसका जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ हो गया, वो बेसिकली खेमरी धौलपुर में हो गया। इसके बाद कुछ और भी इंपोर्टेंट बातें करूं मैं आम के संबंध में। अब कौन कौन सी बातें और इंपोर्टेंट हैं, जर्नल वे में अगर मान लो मैं बात करूं यहाँ विटामिन, विटामिन तो ऑब्वियसली हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हमने फलों का महत्व पढ़ा था तब, कि आम में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, तो बेसिकली हम कहेंगे इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए। सर इसकी मात्रा कितनी होती है, अगर मान लो हमें मात्रा के संबंध में प्रश्न पूछ ले तो विटामिन ए की जो मात्रा है आम के अंदर वो कितनी है, ऑब्वियसली मैं कहूंगा 4800 IU। सर IU का मतलब क्या है, IU का मतलब है यहाँ पर इंटरनेशनल यूनिट। IU हम किसको कहेंगे, तो इंटरनेशनल यूनिट को कहा जाएगा। इसके बाद में एक और चीज आपको बता दूं, नेक्स्ट हमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली हमें ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि आम का जो फल है उससे में कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं, आम से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। जनरली जब हमें आम के उत्पादों के संबंध में सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहला सवाल हम बना सकते हैं कि इससे क्या बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, इससे अचार बनाते हैं, अचार। दूसरी में अगर बात में इससे हम क्या बनाते हैं, आमचूर भी बनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आमचूर भी बनाते हैं।
नेक्स्ट में अगर बात में इसका हम मुरब्बा भी बनाते हैं, मुरब्बा। नेक्स्ट में बात में इसका स्क्वैश भी बनाया जाता है, स्क्वैश भी इसका बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात में इसकी चटनी भी बनाई जाती है, चटनी। और इससे हम क्या बनाते हैं, जैम और जेली भी बनाते हैं, जैम और जेली। तो बेसिकली अगर हम आम के उत्पादों की बात करें तो क्या क्या बनेगा, अचार इससे बनाया जाता है, आमचूर इससे बनाया जाता है, मुरब्बा इससे बनाया जाता है, स्क्वैश इससे बनाया जाता है, चटनी इससे बनाई जाती है, जैम जेली इससे बनाई जाती है। एक इंपोर्टेंट बात यहाँ इंक्लूड करके आप लोग रखना, इंपोर्टेंट बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा जो अचार बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, वो आम का बनाया जाता है। ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा अचार किसका होता है, आम का होता है। और विश्व में सबसे ज्यादा जो अचार होता है वो खीरा का होता है, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा अचार खीरा का, और भारत में सबसे ज्यादा किसका होगा, तो वो आप जानते हो अब सीधा सीधा किसका होगा, आम का होगा। नेक्स्ट में और भी बात करूं अगर आम के संबंध में, तो आगे में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आम का जो पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम, इस पुष्प क्रम को किस नाम से जानते हैं। तो हम हमेशा याद रखते हैं आम के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। सर पेनिकल तो आपने फसलों में भी पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। और भी चलिए हम पढ़ते हैं, ध्यान देना, मैं इंपोर्टेंट आपको लिखा दूं, ज्वार और धान, ज्वार और धान, इनका पुष्पक्रम भी क्या होता है, पेनिकल होता है, ठीक है। ज्वार और धान का पुष्पक्रम भी पेनिकल है, और अगर हम आम की बात करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, पेनिकल होगा। अब बात हम पुष्पक्रम की कर रहे हैं तो यहाँ एक बात और बता दूं, आम में जो पुष्पन की क्रिया होती है, ध्यान देना इंपोर्टेंट, आम में जो पुष्पन की क्रिया होती है वो कब होती है, तो वो बेसिकली फरवरी माह में होती है। कब होगी, फरवरी माह में, ठीक है। दूसरा सवाल इसके संबंध में इंपोर्टेंट ये है कि जितने पुष्प आंवला में आते हैं, इन पुष्पों में से जो फलन होता है वो मात्र 0.1% में होता है। कितने में, 0.1% में। 0.1% का मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर मान लो आपके पेड़ में कितने पुष्प हैं, 1000 पुष्प हैं, तो 1000 पुष्पों से क्या बनेगा, एक फल बनेगा। क्या बनेगा, एक फल। अब आप देखना 2 महीने के बाद में आम के पेड़ फूल से लद जाएंगे, ऐसे फूल आएंगे उनमें जैसे कि अब की बार तो बहुत फल आने वाला है। लेकिन क्या फल भी उतने ही आते हैं, नहीं आते। आम में मात्र 0.1% पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें क्या आते हैं, फल आते हैं। यानी 1000 में से एक फल बनता है, 1000 फूलों में से एक में क्या बनता है, फल बनता है। तो ये सवाल भी हमें सीधा सीधा जो परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगर मान लो मैं और भी आगे चलूं नेक्स्ट, तो और भी हमें काफी सारे प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न में सीधा सीधा सा यहां से भी पूछ लेता है कि आम में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, परागण। तो ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है कि आम में जो परागण होता है वो कौन सा होता है, पर परागण होता है। हालांकि स्वपरागण भी पाया जाता है लेकिन इसमें पर परागण भी होता है। और जो पर परागण की क्रिया है आम के अंदर, ध्यान रखना प्रश्न पूछा जाता है, पर परागण वो किसके द्वारा होता है, वो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी के द्वारा। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि आम में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो बेसिकली हम कहेंगे सर किसके द्वारा, ये घरेलू मक्खी के द्वारा होगी, ठीक है। तो आम में परागण किसके द्वारा हो गया, घरेलू मक्खी के द्वारा हो गया। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं तो नेक्स्ट और भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक में अगर बात करूं आम की जो गुठली है, आम की जो गुठली है उसके संबंध में हमें सवाल पूछ लेगा। जनरली सवाल कैसे पूछेगा, प्रश्न केवल इतना सा ही पूछा जाएगा कि आम की जो गुठली होती है उसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है। तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे इसका जीवन काल कितना होगा, 30 दिन होगा। कितना, 30 दिन। यानी जैसे हमने आम को खाया और हमने गुठली को निकाल करके अलग कर दिया, उस अलग करने के बाद 30 दिन तक अगर आप उस गुठली की बुवाई कर देते हो तो उसका अंकुरण आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बुवाई 30 दिन के बाद में करते हैं तब उस गुठली का अंकुरण नहीं होगा। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आम की गुठली का जीवन काल कितना होता है। बेसिकली हम याद रखेंगे सर कितना होगा,
30 डेज, यानी मैं कहूं तो 30 दिन होगा। ठीक है, ये तो कुछ सामान्य सी बातें हो गई हमारी आम के संबंध में। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें। एक और पॉइंट यहां बता दूं आपको, जनरली में सवाल जलवायु के संबंध में भी पूछा जाएगा। जलवायु, अगर मान लो हम आम की जलवायु की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि आम किस प्रकार की जलवायु का पादप है। आम उपोष्ण जलवायु का पादप है। आम को कैसी जलवायु चाहिए? उपोष्ण। और उपोष्ण जलवायु के साथ साथ अगर मान लो मैं तापमान की बात करूं तो आम की खेती के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो कितना है? 24 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आम की खेती हेतु उपयुक्त तापमान कितना है, तो 24 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो वही बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी की गहराई कितनी होनी चाहिए? 2 मीटर तक मिट्टी की क्या हो? गहराई हो। पीएच कितना हो? 6.5 से लेकर के 7.5 पीएच, जो कि नॉर्मल फसलों के लिए होता है। तो वो हमें अलग से लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और भी जो पॉइंट हमें आम के संबंध में परीक्षा में पूछे जाते हैं। कैसे कैसे में सवाल आएंगे? जनरल वे में अगर बात करूं, यहां में सीधा सीधा सवाल नेक्स्ट पूछा जाएगा आम में प्रवर्धन से। अब हम बात किसकी कर लेते हैं? बेसिकली हम प्रवर्धन की बात कर लेते हैं। हमने काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है आम के प्रवर्धन की कितनी विधियां हैं। 3 विधियां हम पढ़ते हैं। 3 विधियां हम कैसे कैसे पढ़ते हैं? एक तो सीधा सीधा हमें प्रश्न पूछा जाता है कि आम का व्यावसायिक प्रवर्धन कौन कौन सी विधियों के द्वारा होता है। तो व्यावसायिक प्रवर्धन में हमने ऑब्वियसली पढ़ लिया है, विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा। व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा होगा। वहीं अगर बात करूं तो हमें प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि आम में प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है। अगर मान लो मैं नई विधि की बात करूं तो कौन सी है? एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग है, जो कि हमने प्रवर्धन वाले टॉपिक में भी पढ़ी है। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग है, स्टोन ग्राफ्टिंग। इसके बाद मान लो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट और चलूं आगे, एक में प्रश्न पूछ लेगा उत्तर भारत में आम का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। उत्तर भारत, अगर मान लो हम उत्तर भारत के संबंध में बात कर रहे हैं तो इसका प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा होता है? इनार्चिंग, या मैं कहूं तो भेंट कलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? इनार्चिंग या भेंट कलम के द्वारा होगा। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन हमें और बन सकते हैं। बेसिकली कैसे बनेगा? वो प्रश्न पूछ लेगा कि जो एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग है वो भारत में कहां अपनाई जाती है। तो जनरली हम याद रखेंगे महाराष्ट्र का एक क्षेत्र कोंकण, कहां अपनाई जाती है? महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाती है। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाती है। नेक्स्ट में अगर बात करें कितनी आयु के पौधों में अपनाई जाती है, ये भी आप याद रखना। तो ये जो विधि है वो 8 से लेकर के 15 दिन की आयु के पौधों में अपनाई जाती है। जो हमारे छोटे पौधे होते हैं उनमें जड़ों के पास में हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं। और जड़ों के पास ग्राफ्टिंग करने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग कहेंगे, जो कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में अपनाई जाएगी और 8 से 15 दिन की आयु के पौधों में ये हम अपनाते हैं। अब यहां से एक चीज हमें और पूछता है जो कि इंपोर्टेंट है। वो क्या पूछेगा? वो हमें पूछेगा कि आम के प्रवर्धन हेतु देसी मूल ग्रंथ कौन सा है। देसी मूल ग्रंथ। अब देसी मूल ग्रंथ सेलेक्टेड है। वैसे तो आप देसी मूल ग्रंथ किसी भी पादप से तैयार कर सकते हो, किसी भी किस्म से तैयार कर सकते हो, लेकिन जो प्रवर्धन में हम देसी मूल ग्रंथ लेते हैं इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो देसी मूल ग्रंथ होता है वो कैसा होता है? वो बहुभ्रूणता वाला होता है। कैसा होता है? बहुभ्रूणता वाला। तो अब ये प्रश्न आपसे दो प्रकार से पूछेगा। एक तो ऐसे पूछ लेगा कि आम के प्रवर्धन हेतु उपयुक्त देसी मूल ग्रंथ कौन सा है। एक प्रश्न आपसे ये से पूछ लेगा आम की बहुभ्रूणता वाली किस्म कौन सी है। तो दो तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पुट ऑफ हो सकता है। और जनरली अगर हम बात करें यहां देसी मूल ग्रंथ की तो कौन कौन से हैं थोड़ा सा देखेंगे। एक तो मैं अगर बात करूं तो चंद्रकरण है, चंद्रकरण। दूसरी में अगर बात करूं तो मूल गोवा है, मूल गोवा। तीसरी में अगर बात करूं तो कौन सा है? ऑलिव है, ऑलिव। चौथी अगर बात करूं तो कौन सा है? बप्पा काई है।
बप्पाकाई। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कौन सा है, M13 है, M13। ये सभी क्या है, ये सभी आपके आम के देसी मूल ग्रंथ हैं। आजकल तो एग्जामों में सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से आम का प्रवर्धन हेतु देसी मूल ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा, चंद्रकर्ण, मूलगोबा, ऑलिव, बप्पाकाई, M13। या प्रश्न पूछ लिया कि बहुपूर्णता वाली किस्म कौन सी है, तो ये आपके बहुपूर्णता वाली किस्म हो गई। अगर मैं M13 की बात करूं तो M13 के संबंध में एक इंपोर्टेंट बात याद रखना, ये जो मूल ग्रंथ है वो क्या है, लवणीयता सहनशील है। कैसा है, लवणीयता सहनशील। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले सीधा सीधा कि आम का लवणीयता सहनशील मूल ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, M13 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपके गांव में मिट्टी लवणीय है और लवणीय मिट्टी में आम का पौधा लगेगा नहीं, तो कैसे लगाओगे, अगर आप M13 के मूल ग्रंथ पर ग्राफ्टिंग करते हैं तो वो लवणीय मिट्टी में लग जाएगा, क्योंकि ये मूल ग्रंथ कैसा है, ये मूल ग्रंथ लवणीय मृदा के लिए ही उपयुक्त है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके मूल ग्रंथ हो गए जहां से आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं, नेक्स्ट हमें प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं जनरली। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है अपना रोपण। रोपण के संबंध में हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब रोपण के संबंध में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे पहला प्रश्न आएगा मुझे गड्ढे से, गड्ढा, जो गड्ढा हम तैयार करते हैं। अब कैसे प्रश्न आएगा, एक तो प्रश्न पूछा जाएगा गड्ढा का समय क्या है, समय। तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो आम कैसा पादप है, सदाबहार। सदाबहार मतलब सदा हरा भरा रहने वाला। अब सदाबहार पादप है तो सदाबहार पादपों का रोपण हम कब करते हैं, जुलाई माह में करते हैं। तो इसके गड्ढे उससे एक माह पूर्व, यानी किस माह में तैयार किए जाएंगे गड्ढे, तो ऑब्वियसली गड्ढे तैयार करने का समय होगा मई जून माह में। क्या होगा, मई जून माह में होगा। और गड्ढों की अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी, तो दूरी के संबंध में हमें पहले मैं आकार की बात करूं, दूरी में बाद में बताऊंगा आपको। आकार, अब आकार कितना होगा इसका गड्ढे का, तो आप सब लोग जानते हो 1 × 1 × 1 मीटर आकार पर जो गड्ढे हैं वो खोदे जाते हैं। अब मान लो हम बात करें दूरी, दूरी के संबंध में भी हमें 3 फैक्ट याद रखने हैं। 3 फैक्ट कौन कौन से, अगर हमें प्रश्न पूछा जाए कि आम के पौधों का सामान्य रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, सामान्य रोपण, तो हम ध्यान रखेंगे सामान्य रोपण 10 × 10 मीटर की दूरी पर करते हैं। सामान्य रोपण कितनी दूरी पर होगा, 10 × 10 मीटर पर। अगर मान लो आपको प्रश्न पूछ रहे आम की आम्रपाली किस्म के पौधों का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, आम्रपाली, तो ऑब्वियसली फिर हम याद रखते हैं कितनी दूरी पर होगा, 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर होता है। इसके अलावा अब अगर मुझे सवाल पूछा गया कि आम की दशहरी किस्म के पौधों का रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, अब मान लो मुझे दशहरी पूछी गई, तो दशहरी किस्म क्या है, मध्यम किस्म है, तो इसका रोपण कितनी दूरी पर होता है, 5 × 5 मीटर की दूरी पर होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपके 12th बोर्ड की एनसीईआरटी में इंक्लूड है। अगर सामान्य पूछा जाए 10 × 10 मीटर, आम्रपाली का पूछा जाए 2.5 × 2.5 मीटर, और अगर दशहरी का पूछा है तो कितना होगा, 5 × 5 मीटर होगा। ये तीनों पॉइंट में से कोई भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब ये बात गड्ढे की हो गई। अब मान लो हम सीधा सीधा बात करें पौधरोपण, तो कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट आपको याद रखना है पौधरोपण में। अब पौधरोपण इसका कब होता है, बेसिकली हम कह सकते हैं जुलाई माह में होता है। आम के पौधों के रोपण के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, तो जुलाई माह है। केवल इतना सा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी रोपण की हो गई, और ये हमारी गड्ढे तैयार करने के संबंध में जो सवाल आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूं आपसे, 1-2 सवाल यहां से और पूछे जाएंगे। अब सवाल हमें कहां से पूछता है, बेसिकली एक सवाल आपको पूछ लेगा प्रूनिंग। क्या प्रश्न पूछेगा आपसे, प्रूनिंग का प्रश्न पूछेगा। और आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि आम में जो प्रूनिंग की जाती है वो किस समय की जाती है। प्रूनिंग का मतलब क्या है, प्रूनिंग का मतलब काट छांट, यानी अनावश्यक शाखाओं को हटाना। और ध्यान रखना आम में प्रूनिंग जो की जाती है वो कब की जाती है, वो दिसंबर माह में की जाती है। कब करते हैं, दिसंबर माह में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आम में प्रूनिंग के लिए उपयुक्त समय कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दिसंबर माह हो जाएगा। इसके बाद इंपोर्टेंट बात याद रखना,
प्रूनिंग करते समय किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, आम में प्रूनिंग करते समय किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फिर हम याद रखें किसका करते हैं, बेसिकली सीओसी का करते हैं, सीओसी। और सीओसी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। क्या बोला जाता है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बोला जाता है। ये प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनरल वे में इसका उपयोग हम करते क्यों हैं? जैसे मान लो हमने किसी पेड़ की डाली को काटा, और काटा तो उसका भाग खुला हुआ रह गया, खुला रह गया तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगस लग सकती है, कोई और रोग उसमें प्रवेश कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी शाखा हम काटते हैं, काटने के तुरंत बाद उस पर क्या लगाया जाता है, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड लगाई जाती है, जो कि इन्फेक्शन को रोक देती है। इसमें कॉपर होता है जो कवकजनित रोगों को रोक देता है, बाकी ये खुद कैसा होता है, जीवाणु नाशक होता है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, तो प्रूनिंग की क्रिया दिसंबर माह में करेंगे, और प्रूनिंग के तुरंत बाद हम किसका उपयोग करेंगे, सीओसी या कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग करेंगे। ये सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारी, वो उन्नत किस्मों को लेकर के आती है, और यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको उन्नत किस्मों के संबंध में पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट हो सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे। जनरली में अगर बात करूं, हमें एक तो प्रश्न सीधा ये पूछा जाएगा कि उन्नत किस्म जो है इसकी, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले बात करें, जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, उसमें हमें 3 प्रकार की किस्मों को दिया हुआ है। सबसे पहले 3 प्रकार की किस्में हैं, उन्हीं के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। एक तो कौन सी है, अगैती है, अगैती। दूसरी में अगर बात हो तो कौन सी है, मध्यम है, और तीसरी में अगर बात करूं तो पछेती है। और आपको यहां से सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, आम की अगैती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म कौन सी है, और मध्यम किस्म कौन सी है। तो बेसिकली अब आप लोग याद रखोगे, अगैती में अगर बात हो तो कौन सी है, बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, या इसको हम क्या बोलते हैं, सरौली, सरौली। और उसके बाद में अगर बात करूं तो केसर। बॉम्बे ग्रीन और केसर ये दोनों कैसी हैं, अगैती हैं। मध्यम की अगर बात करूं तो जैसे अगर हम बात करें यहां आम्रपाली है, दूसरी में अगर बात करूं तो मल्लिका है। ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, रियल में ये नहीं होती, मैं आपको बता दूं, मल्लिका है। इसके बाद में अगर बात करूं दशहरी है, दशहरी। इसके बाद में अगर बात करूं लंगड़ा है। ये कैसी होती हैं, मध्यम होती है। पछेती में कौन सी आती है, पछेती में आती है आपकी चौसा, चौसा, या इसको हम क्या बोलते हैं, फजली। कौन सी आएगी, चौसा, या फिर इसको क्या कहेंगे, फजली कहेंगे। अब ये हूबहू आपके एनसीईआरटी में है, तो प्रश्न आपको सीधा सीधा सा पूछा जाएगा कि निम्न में से आम की पछेती किस्म है, निम्न में से आम की मध्यम पकने वाली किस्म है, आम की अगैती किस्म है। किस प्रकार से जो सवाल है वो आपको पूछ देगा। अब एक वर्ग हमारा और बनता है, वो वर्ग कौन सा बनेगा, तो बेसिकली मैं कहूंगा एक तो हमारी आएंगी निरंतर फल वाली, निरंतर फलन वाली, ऐसे भी हमें प्रश्न पूछ सकता है। और दूसरा आता है हमारा एकांतर फलन वाली। अब जितनी भी नई वैरायटी आ रही हैं सारी कैसी हैं, निरंतर फलन वाली हैं। लेकिन जो देसी का सिलेक्शन है, देसी का सिलेक्शन वो कैसी है, वो एकांतर फलन वाली है। तो आप यहां पर याद रखो कि निरंतर फल वाली कौन सी है, जनरल में मैं कह सकता हूं आम्रपाली है, आम्रपाली है। मैं कह सकता हूं मल्लिका है, मल्लिका। मैं कह सकता हूं अंबिका है, अंबिका। मैं कह सकता हूं अरुणिका है, अरुणिका। जो भी हमारी कैसी आ रही है नई वैरायटी हम निकल रही हैं, ज्यादातर वो कैसी हैं, निरंतर फलन वाली है। लेकिन मैं अगर बात करूं दशहरी, सबसे इंपोर्टेंट दशहरी। दूसरी बात करूं यहां लंगड़ा, लंगड़ा। तीसरी बात करूं यहां अल्फांसो, दशहरी है, लंगड़ा है, अल्फांसो है, और एक राम केला है, राम केला। ये कैसी वैरायटी है, ये आपकी एकांतर फलन वाली है। इनमें जो फल लगते हैं वो 1 वर्ष के अंतराल पर लगते हैं। अब यहां से भी आपको प्रश्न ऐसे कैसे पूछा जाता है हूबहू, तो सीधा प्रश्न पूछेगा निम्न में से आम की निरंतर फल देने वाली किस्म है, निम्न में से आम की एकांतर फल वाली किस्म है। ऐसे करके आपको यहां से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लेगा। इसके बाद में थोड़ा सा अगर और आगे की तरफ चलूं तो नेक्स्ट में कैसे प्रश्न पूछता है, तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमारे होते हैं।
अब स्पेशल कैरेक्टर में अगर यहाँ बात करूं तो अगले पेज पर ले लेता हूं सारे। चलिए अब इसमें हम कुछ स्पेशल किस्में देखेंगे। एक तो मैं सीधा सीधा सवाल पूछता है सबसे मीठी किस्म कौन सी है, तो आप लोग जानते हो बेसिकली अगर हम सबसे मीठी किस्म की बात करें तो कौन सी है, वो चौसा है। सबसे मीठी किस्म कौन सी होगी, चौसा होगी। एक आपको सीधा सवाल ये पूछ लेगा सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन ए वाली किस्म कौन सी है, विटामिन ए। तो ये भी आपसे पूछी गई है और वो कौन सी है, सबसे ज्यादा विटामिन ए पाई जाती है मल्लिका में, मल्लिका। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट में प्रश्न पूछ लेगा सर्वाधिक विटामिन सी कौन सी किस्म होती है, सर्वाधिक विटामिन सी, विटामिन सी। तो ये किस्म होगी, ये होगी आपकी लंगड़ा और बॉम्बे ग्रीन में, लंगड़ा और बॉम्बे ग्रीन। ध्यान रखना आम में विटामिन सी भी पाई जाती है ए के अलावा। ठीक, आगे अगर मैं बात करूं प्रसंस्करण हेतु, प्रसंस्करण हेतु उत्तम कौन सी है, तो प्रसंस्करण के लिए जो उत्तम मानी गई है वो कौन सी है, वो केसर है। प्रसंस्करण के लिए उत्तम कौन सी है, केसर है। इसके बाद में अगर बात करूं एक में प्रश्न पूछा था निर्यात हेतु, निर्यात हेतु उत्तम, तो निर्यात हेतु जो उत्तम होगी वो कौन सी होगी, अल्फांसो, अल्फांसो। और अगर मैं अल्फांसो की बात करूं इसके संबंध में दो प्रश्न में पूछे जाते हैं। कौन कौन से दो प्रश्न बन सकते हैं, सबसे पहले तो आप याद रखोगे इसे क्या कहा जाता है, इसे आमों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे, आमों का राजा, राजा। ठीक है, क्या कह दिया हमने इसको, अल्फांसो को आमों का राजा या इसको आपूस कह दिया। नेक्स्ट में अगर बात करूं इसमें क्या है, इसमें स्पॉन्जी ऊतक की समस्या पाई जाती है। क्या पाया जाता है, स्पॉन्जी ऊतक की समस्या। तो आप लोगों से ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि आम की वह किस्म कौन सी है जिसमें स्पॉन्जी ऊतक की समस्या पाई जाती है। तो बेसिकली हम कहेंगे स्पॉन्जी ऊतक की समस्या किसमें पाई जाएगी, अल्फांसो में पाई जाएगी। पवन जानवा तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है लास्ट में पूछ लेना, अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के बारे में। अब हो गया अल्फांसो को हमने क्या कह दिया, आमों का राजा। दूसरा इसमें स्पॉन्जी ऊतक की समस्या पाई जाती है। एक मैंने क्या कहा, ये निर्यात हेतु उत्तम है। अब आपसे सवाल ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि आम की अल्फांसो किस्म निर्यात हेतु उत्तम क्यों मानी गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निर्यात हेतु उत्तम क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि इस किस्म की जो भंडारण क्षमता है, भंडारण क्षमता वो क्या होती है, वो अधिक होती है। इसको लंबे समय तक हम भंडार करके रख सकते हैं, इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। एक क्वेश्चन आपको यहां से और पूछा जा सकता है, जनरली अब ये शब्द आ गया है तो मैं लिख दूं। हमें प्रश्न ये पूछा जाए कि जो निर्यात हेतु उपयुक्त आम है उसका वजन कितना होना चाहिए। जो आम के फल हम विदेशों में भेजते हैं, जो हम निर्यात करते हैं, उनका उपयुक्त जो वजन है वो कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आप लोग याद रखोगे वो होगा 200 से लेकर के 350 ग्राम तक। जिस आम का वजन कितना हो, 200 से लेकर के 350 ग्राम होगा, उसी फल को निर्यात के लिए उत्तम माना जाएगा। ठीक है, तो निर्यात हेतु फलों का उत्तम वजन कितना हो गया, 200 से लेकर के 350 ग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद में और प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक तो प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि स्पॉन्जी ऊतक की समस्या सबसे ज्यादा किसमें है, तो स्पॉन्जी ऊतक की समस्या सबसे ज्यादा अल्फांसो में है। वहीं हमें सवाल अब ऐसे पूछ लेगा कि स्पॉन्जी ऊतक मुक्त किस्म कौन सी है, स्पॉन्जी ऊतक मुक्त। तब ध्यान रखना ये मुक्त कौन सी हो जाएगी, रत्ना। रत्ना एक ऐसी किस्म है जिसमें स्पॉन्जी ऊतक की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। इसके अलावा एक इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे बनता है, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, बीज रहित। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है आपको, बीज रहित। जनरली सब लोग जानते होंगे बीज रहित कौन सी है, तो ऑब्वियसली हम कहें तो सिंधु। सिंधु किस्म कौन सी है, बीज रहित है। इसमें जो स्टोन होती है, जो गुठली होती है, वो पाई तो जाती है लेकिन कितना वजन होता है, मात्र 6 ग्राम होता है। आपका जो सिंधु आम है उसमें गुठली तो होती है अंदर, लेकिन वो गुठली बहुत छोटे आकार की होती है जिसका वजन
मात्र कितना होगा, मात्र 6 ग्राम होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आप लोगों को पूछा जाता है। इसके अलावा और भी उन्नत किस्में आपसे पूछी जाती है, काफी सारी उन्नत किस्में हैं आम में। जनरली अगर और मैं बात करूं तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आम की IARI द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, IARI द्वारा। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग ध्यान रखेंगे जिन किस्मों के नाम के पहले पूसा लगा हुआ है वो सारी की सारी किस्म कैसी हैं, IARI से विकसित हैं। जैसे मैं अगर बात करूं पूसा के अलावा भी है दो, आम्रपाली और मल्लिका। जैसे आम्रपाली है, ठीक है, दूसरी अगर बात करूं तो मल्लिका है, मल्लिका है। इसके अलावा मैं बात करूं पूसा श्रेष्ठ है, पूसा श्रेष्ठ। इसके बाद में अगर बात करूं पूसा सूर्या है, पूसा सूर्या। आगे अगर बात करूं तो पूसा प्रतिभा है, पूसा प्रतिभा। नेक्स्ट में अगर बात करूं पूसा अरुणिमा है, पूसा अरुणिमा, अरुणिमा। ये किस्में किसके द्वारा निकाली गई हैं, IARI के द्वारा निकाली गई। बेसिकली बात यह है कि जिनके आगे पूसा लगा होगा वो IARI के द्वारा विकसित है। एक में सीधा सीधा सा प्रश्न यहां से ऐसे पूछा जाएगा कि आम की CISH द्वारा विकसित किस्म कौन सी है, CISH। आपकी एनसीईआरटी की बात है तो वहां पर भी 2 किस्मों को मेंशन कर रखा है। अब ऐसे तो हैं तो बहुत सारी, लेकिन उन 2 किस्मों की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं। एक तो अगर मैं कहूंगा अंबिका, अंबिका, और दूसरी अगर मैं कहूं तो अरुणिका। अंबिका और अरुणिका दोनों ऐसी किस्में हैं जो कहां से विकसित की गई हैं, ये दोनों के दोनों किस्में CISH से विकसित की गई हैं। तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो CISH से विकसित ये हो गई और IARI से विकसित आपकी ये हो गई। इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता दूं, जनरली आपसे कुछ प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। सर मैं क्लास कब चालू हुई थी, हर्षित क्लास आपकी 7 बजे चालू होती है। इसके बाद में नेक्स्ट चलूं अगली पॉइंट पर। नेक्स्ट में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, थोड़ा सा हमें क्रॉस वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं आम्रपाली की बात करूं, 2-3 किस्में हैं जिनका क्रॉस आपसे पूछा जा सकता है। आम्रपाली, अब आम्रपाली किस किस का संकरण है, जनरली अगर मैं बात करूं दशहरी इंटू नीलम। अब दशहरी और नीलम का जो संकरण है वो तो क्या हो गया, आम्रपाली हो गया। वहीं अगर मैं इसके साथ बात करूं एक दूसरी किस्म आती है मल्लिका, मल्लिका। अब मल्लिका किसका संकरण है, तो ये जस्ट इसका उल्टा है। ये किसका है, ये नीलम इंटू दशहरी का है, नीलम इंटू दशहरी। आपसे सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि नीलम इंटू दशहरी का संकरण है तो मल्लिका है, दशहरी इंटू नीलम का संकरण है तो कौन सा होगा, आम्रपाली होगा। एक आपसे पूछा जाता है बेसिकली सिंधु का, सिंधु भी आपकी इंपोर्टेंट है। जनरली अगर मान लो हम सिंधु के संबंध में बात कर रहे हैं तो सिंधु किस किस का संकरण है, सिंधु आपका रत्ना इंटू अल्फांसो का संकरण है, रत्ना इंटू अल्फांसो का संकरण है। सिंधु किसका है, तो रत्ना इंटू अल्फांसो का संकरण है। एक और मैं आपको बता दूं, एक आती है आपकी रत्ना। अब ये रत्ना किसका है, नीलम इंटू आम्रपाली, आम्रपाली। नीलम और आम्रपाली का क्या है, रत्ना है। एक में आपको और बता दूं बेसिकली अंबिका आपसे और पूछी जाती है, अंबिका। और ये अंबिका किसका संकरण है, तो अंबिका संकरण है आपका आम्रपाली, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद। ठीक है, तो ये कुछ संकरण हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बेसिकली इंपोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, केवल ये संकरण जो है आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंधु का, बाकी एक भी संकरण आपके एनसीईआरटी में नहीं है। और इस सिंधु का जो विकास हुआ है वो कहां से हुआ है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका विकास महाराष्ट्र से हुआ है। ये आपकी एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है और इसका विकास कहां से हुआ है, महाराष्ट्र हुआ है। महाराष्ट्र का एक रिसर्च सेंटर है लोकल, वहां से सिंधु किस्म का जो विकास है वो किया गया है। तो ये आपकी आम की कुछ इंपोर्टेंट किस्में हो गई जिनके प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, काफी सारी किस्में हैं।
जनरली मैंने पहले 3 वर्ग बताया आपको। अगैती किस्म बॉम्बे ग्रीन है, केसर है। मध्यम किस्म की अगर बात करूं आम्रपाली, मल्लिका, दशहरी और लंगड़ा। पछेती किस्म की बात करूं चौसा या फजली है, ठीक है। इसके बाद निरंतर फल देने वाली आम्रपाली, मल्लिका, अंबिका और अरुणिका। उसके बाद में अगर बात करूं एकांतर फलन वाली दशहरी, लंगड़ा, अल्फांजो और रामकिला। फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट, मैंने कुछ स्पेशल किस्में आपको बताई, जैसे सबसे मीठी कौन सी है, चौसा है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाई जाती है, मल्लिका में। सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होती है, तो लंगड़ा और बॉम्बे ग्रीन में होती है। प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त कौन सी है, तो ये केसर है। निर्यात के लिए उत्तम कौन सी मानी गई है, अल्फांजो। क्यों, क्योंकि इसकी भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट इसे क्या कहा जाता है, आमों का राजा, और इसमें स्पॉन्जी ऊतक की समस्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद में अगर बात करूं निर्यात हेतु उपयुक्त वजन जो है आम का वो कितना होना चाहिए, 200 से लेकर के 350 ग्राम। स्पॉन्जी ऊतक मुक्त किस्म कौन सी है, रत्ना है। बीज रहित किस्म कौन सी है, तो बेसिकली सिंधु है, जिसमें गुठली का वजन मात्र 6 ग्राम होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और बात करूं IARI से विकसित कौन सी, आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा श्रेष्ठ है, पूसा सूर्या है, पूसा प्रतिभा है और अरुणिका है, पूसा अरुणिमा। CISS से अंबिका और अरुणिमा विकसित की गई है। उसके बाद मैंने कुछ संकर थे वो भी आपको बता दिए। 1-2 पॉइंट आप और याद रख सकते हो। सर्वाधिक उत्पादकता, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आम की सर्वाधिक उत्पादकता वाली किस्म कौन सी है, तो तोतापुरी है। सबसे ज्यादा उपज किसकी प्राप्त होती है, हमें तोतापुरी की प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा उत्पादकता वाली किस्म कौन सी है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि वो कौन सी होगी, वो तोतापुरी होगी, जिसकी उपज हमें क्या प्राप्त होगी, सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक उत्पादकता वाली कौन सी हो गई, तोतापुरी हो गई, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी आती है, जैसे गुलाब खास है, ये आपसे एग्जाम में पूछी गई है। जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर के द्वारा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर लिया गया था पिछले वर्ष, उसमें पूछा गया था गुलाब खास किसकी किस्में, वो भी किसकी है, वो भी आपकी है, आम की है, ठीक है। कुछ लोकल किस्में बहुत सारी इसकी हो सकती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, और सबसे पहले हम जानेंगे यहां आम के कायिक विकार। बेसिकली में यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम आम की कायिक विकारों की बात कर रहे हैं, यहां से प्रश्न में पूछा जाता है। अब कायिक विकार कौन कौन से हैं जिनसे में सवाल आता है, तो पहला और इंपोर्टेंट विकार है आपका मॉल फॉर्मेशन। क्या है, मॉल फॉर्मेशन। मॉल फॉर्मेशन, और मॉल फॉर्मेशन को बेसिकली क्या कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। जनरल वे में हम इसको कहते हैं आम का गुच्छा रोग। क्या कहा जाता है, इसे आम का गुच्छा रोग कहा जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है गुच्छा रोग, तो जनरल वे में अगर मान लो आम का कोई ऐसा पादप है, ठीक है। अब इस पादप में क्या होता है, जो ऊपर की पत्तियां वो गुच्छे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, गुच्छा बन जाता है ऊपर की पत्तियों का। या फिर क्या होगा, जो पुष्पक्रम निकलेगा वो पुष्पक्रम का गुच्छा बन जाएगा। 2 प्रकार के होता है ये, पुष्प गुच्छ रोग, पत्ती गुच्छ रोग। फूल और पत्ती दोनों का क्या बन जाता है, एक गुच्छा बन जाता है, और उसे बोला जाता है मॉल फॉर्मेशन। जिस पत्ती में गुच्छा बनेगा वो उस पत्ती की वृद्धि रुक जाती है। जिस फूल में गुच्छा बनता है उसमें फलों का विकास नहीं होता है। इसकी 2 इंपोर्टेंट हानियां हैं। यहाँ आपको प्रश्न पूछा क्या जाएगा, यहाँ आपको केवल इतना सा प्रश्न पूछा जाएगा कि आम में मॉल फॉर्मेशन या गुच्छा रोग का जो नियंत्रण है वो हम किसके द्वारा करते हैं, नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं। इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है। तो बेसिकली हम लोग याद रखेंगे इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, NAA के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करेंगे, NAA के द्वारा। और इस NAA की कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे, तो 200 ppm मात्रा का उपयोग करेंगे। NAA की कितनी मात्रा लेंगे, 200 ppm। यही सवाल आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एक तो हो गया मॉल फॉर्मेशन या गुच्छा रोग, ठीक है। दूसरी में अगर बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है, जनरली मान लो दूसरा पॉइंट जो हम लेते हैं वो ले लेते हैं स्पॉन्जी ऊतक। क्या ले लेते हैं, स्पॉन्जी ऊतक। अब पहला तो प्रश्न में यही पूछेगा कि आम में स्पॉन्जी ऊतक की समस्या किसके कारण पैदा होती है, इसका कारण क्या है। तो जनरल वे में आप लोग याद रखोगे इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है उच्च तापमान। उच्च तापमान, आम का फल पक गया या पकते समय तापमान ज्यादा हो गया तो उसके कारण क्या होगा, स्पॉन्जी ऊतक की समस्या पैदा हो जाएगी। अब स्पॉन्जी ऊतक होता क्या है, जनरल वे में मैं कह सकता हूं
स्पॉन्जी ऊतक होगा आम का जो फल है, फल का गूदा, फल का गूदा, उस गूदे में क्या जाना, बेसिकली उस गूदे में हवा प्रवेश कर जाती है, हवा भर जाती है, हवा। तो हवा भरने से जो ऊतक है वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं और गूदा क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा स्पॉन्जी ऊतक। बेसिकली प्रश्न आपसे पूछा जाए कि स्पॉन्जी ऊतक की सबसे ज्यादा समस्या तो अल्फांसो में होती है, कम समस्या या बिल्कुल समस्या नहीं होगी तो रत्ना में नहीं होगी। ठीक है, अब इसका नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, तो आम के जो खेत हैं, आम के खेतों में फलों के पकते समय में क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, तापमान हम ज्यादा नहीं होने देते हैं। ये इसका क्या है, इंपोर्टेंट नियंत्रण है। इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट तीसरा एक और पॉइंट आता है हमें, तीसरा पॉइंट क्या आएगा, तीसरा पॉइंट आता है एकांतर फलन, एकांतर फलन। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। एकांतर फलन क्या है, एक वर्ष फलाना दूसरी वर्ष फलों का ना आना, या एक वर्ष ज्यादा फल आना दूसरी वर्ष कम फल आना। अब यहां आपको फिर नियंत्रण इंपोर्टेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, नियंत्रण। अब इसका नियंत्रण हम किसके द्वारा करते हैं, तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे इसका नियंत्रण पैक्लोब्यूट्राजोल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, पैक्लोब्यूट्राजोल के द्वारा किया जाता है। और इस पैक्लोब्यूट्राजोल को हम किस नाम से जानते हैं, कल्टार के नाम से, मार्केट नेम क्या है इसका, कल्टार है। तो इसका नियंत्रण पैक्लोब्यूट्राजोल के द्वारा करते हैं। कौन सी किस्मों में पाई जाती है एकांतर फलन की समस्या, ये भी मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सी किस्में हैं इंपोर्टेंटली अगर मैं बात करूं, दशहरी, लंगड़ा, अल्फांसो और रामकेला, उन किस्मों में ये पाई जाएगी। फिर मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट चलूं आगे, और भी हमें इसमें कायिक विकार आ सकते हैं। और कौन सा कायिक विकार है, तो एक अगर मैं चौथे पॉइंट पर बात करूं तो एक आता है काला शीर्ष, काला शीर्ष, या हम इसको बोलते हैं ब्लैक टिप, ब्लैक टिप, या इसको हम कह सकते हैं काला धब्बा, ब्लैक टिप, काला शीर्ष या काला धब्बा रोग। यहां से भी हमें सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां इंपोर्टेंट बात क्या है, इंपोर्टेंट बात है कि ये जो रोग होता है वो कहां होता है, बेसिकली ईंट के भट्टों के नजदीक होता है। कहां होगा, ईंट के भट्टों के नजदीक। अगर आम के बगीचे ईंट के भट्टों के नजदीक हैं तो वहां पर क्या होता है, ब्लैक टिप या काला धब्बा रोग का प्रकोप होगा। जैसे मान लो ये आम का फल है इस तरीके का, तो आम के फल पे एक साइड में क्या बन जाता है, काला धब्बा बन जाता है, काला धब्बा बिल्कुल सड़ा हुआ जैसा, तो वो क्या है, वो ब्लैक टिप रोग है। और जनरली में अगर बात करूं ईंट के भट्टों की दूरी कितनी दूरी में होता है, कि ईंट के भट्टों से 600 मीटर की दूरी में होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि आम में काला शीर्ष या ब्लैक टिप रोग का प्रकोप कितनी दूरी पर होगा, तो ईंट के भट्टों के नजदीक 600 मीटर की दूरी पर इसका प्रकोप होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला प्रश्न क्या होगा, नेक्स्ट आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं यहां इसके लिए जो गैस जिम्मेदार होती है वो कौन सी है, तो वो SO2 है। प्रमुख गैस कौन सी होगी, SO2। ईंट के भट्टों से क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एक दूसरी इसके साथ में कौन सी निकलती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। तो SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसें क्या होती हैं, इसके लिए जिम्मेदार होती है। फिर हमें सवाल ये पूछा जाता है कि जो ब्लैक टिप रोग है, काला शीर्ष रोग है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। जनरली अगर मैं नियंत्रण की बात करूं तो इसका नियंत्रण किसके द्वारा करेंगे, बेसिकली इसका नियंत्रण किया जाता है बोरोन के द्वारा। किसका छिड़काव करते हैं, हम बोरोन का छिड़काव करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसका नियंत्रण किसके द्वारा होगा, बोरेन, या बोरोन की जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, बोरेक्स, क्योंकि बोरेन का जो प्राप्य रूप है जिसको पौधे हम देते हैं पौधों में, वो क्या है, वो बोरेक्स है पाउडर। बोरोन या बोरेक्स के द्वारा हम क्या करेंगे, इसका नियंत्रण करेंगे। और एक सलाह ये भी दी जाती है कि 2 किलोमीटर के एरिया में जहां पर ईंट के भट्टे हों, उसके 2 किलोमीटर के एरिया में कोई भी आम का बगीचा नहीं लगाना चाहिए। ये भी सलाह यहाँ पर दी जाती है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली ब्लैक टिप या काला शीर्ष रोग हो गया। ठीक है, हमारे आम के पेड़ में तो होता है, भट्टे भी नहीं है पास में, फिर भी ऐसा इसलिए होता होगा कि वहां कोई ना कोई औद्योगिक एरिया होगा जहां पर ये दोनों गैसें पैदा होती होंगी, प्रदूषित एरिया हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बोरोन की कमी हो, जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल इसके कारण हो, ये बोरोन की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, एक आपसे हमें पूछा था आम के फलों में नेक्रोसिस या फल का फटना,
तो वो तो आप कॉमनली सभी फलों में याद रखना। अगर आपसे फल फटने की समस्या पूछी जाती है तो हमेशा क्या होगा, बोरोन तत्व होगा। फल फटने की समस्या बोरोन तत्व के कारण होती है। तो ये तो मैंने किसकी बात कर ली, यहाँ कायिक विकारों की बात कर ली। अब मैं थोड़ा सा अगर आगे की तरफ चलूं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसमें एक दो रोग इंपोर्टेंट और आते हैं। अब कौन सा रोग आता है, एक तो मैं अगर बात करूं यहाँ पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, या हम इसको क्या बोलते हैं, छाछिया बोलते हैं, छाछिया। आम के पादप की पत्तियों पर क्या जम जाता है, सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। ठीक है, आम के पादप की पत्तियों पर क्या जमेगा, सफेद रंग का पाउडर। और कौन से रोग में जमेगा वो, पाउडरी मिल्ड्यू में। इसका कारक क्या है, जनरली आपसे कारक पूछा जाएगा, तो किसके कारण होता है ये, जनरली मैं कहूंगा ओइडियम मेंजिफेरी, ओइडियम मेंजिफेरी नामक कवक के द्वारा होता है। मेंजिफेरी कवक के द्वारा होता है। इंपोर्टेंट बात क्या है, ऊपरी पत्तियों पर पाउडर जम जाता है। पादप की जो पत्तियां होती हैं उनकी ऊपरी सतह पर, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, ऐसे लिख सकते हैं अपन, पत्तियों की ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर पाउडर जमना। और सफेद या भूरे रंग का क्या जमता है, पाउडर जम जाता है। ये इस रोग का क्या होगा, इंपोर्टेंट लक्षण होगा। ठीक है, बाकी और क्या होगा, जो भी इसके फल हैं फूल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करूं नियंत्रण, तो नियंत्रण ऑब्वियसली पता है, मैंने यहाँ पीछे क्या लिखा है, कवक। तो इसका नियंत्रण हम किसके द्वारा करेंगे, कवकनाशी के द्वारा करेंगे। कवकनाशी में कोई भी हो सकती है, मैनकोजेब हो सकता है, कार्बेंडाजिम हो सकती है, आप जो भी सजेस्ट करें। नेक्स्ट मान लो मैं अगर बात करूं, एक और आता है इसमें, एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज, अब एंथ्रेक्नोज के दो स्पष्ट लक्षण होते हैं। दो स्पष्ट लक्षण क्या होंगे, एक तो एंथ्रेक्नोज में जो पत्ती है, पत्ती उस पर क्या बन जाते हैं, धब्बा बन जाते हैं, इसलिए हम इसको पत्ती धब्बा रोग भी बोलते हैं एंथ्रेक्नोज को। दूसरा, जो पादप की शाखाएं हैं एंथ्रेक्नोज रोग में, शाखाएं वो क्या हो जाती हैं, शाखाएं सूख जाती हैं। दो इंपोर्टेंट लक्षण इसके आएंगे, एक तो पत्ती पर धब्बा बनेगा, दूसरा शाखाएं इसकी सूखने लगेगी। अब ये किसके द्वारा होता है, तो ये बेसिकली कॉलिटोट्राइकम नामक कवक के द्वारा होगा। इसका जो कारक होगा इस रोग का वो क्या होगा, कॉलिटोट्राइकम नामक कवक होगा। कॉलिटोट्राइकम ये कवक के द्वारा होता है। ठीक है, और इसका भी नियंत्रण हम किसके द्वारा करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका नियंत्रण भी किसी कवकनाशी के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ अलग रोग हो गए जो हमें कायिक विकारों के अतिरिक्त पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ कीट भी हमें डिस्कस कर लेगा वो एग्जाम में, कि आम में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है। अगर मान लो मैं कीटों की बात करूं तो ऑब्वियसली हम याद रखेंगे आम का प्रमुख कीट क्या है, एक तो मिलीबग है, मिलीबग, और एक में अगर बात करूं फ्रूट फ्लाई यानी फल मक्खी है, फल मक्खी, और एक में अगर बात करूं कौन सा है, लीप हॉपर है, लीप हॉपर ये भी होता है। ठीक है, और एक इसमें घरेलू मक्खी का भी प्रकोप होता है, मक्खी भी हानि पहुंचाती है, घरेलू मक्खी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे आम में कीट पूछे जाए तो कौन कौन से होंगे, मिलीबग, फल मक्खी, लीफ हॉपर, और अगर मैं बात करूं तो घरेलू मक्खी। अब ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है, जो मिलीबग कीट है इसका नियंत्रण हम किसके द्वारा करते हैं, तो जनरली आप लोग याद रखोगे मिलीबग का जो नियंत्रण है या तो केरोसिन के द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, केरोसिन, या फिर मैं कहूं तो किसके द्वारा करेंगे, तने पर लेप लगाकर, तने पर लेप लगाकर, क्योंकि तने पर चढ़ने वाला कीट है, ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछ लेगा कि आम में किस कीट का नियंत्रण तने पर लेप लगाकर अथवा केरोसिन के द्वारा किया जाता है, तो ऑब्वियसली फिर हम आंसर क्या कमेंट करेंगे, फिर हम कमेंट करेंगे सीधा सीधा मिलीबग का हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें लास्ट चीज क्या आती है, लास्ट चीज हमें आएगी आम में उपज, क्या आएगी, उपज। और अगर मैं उपज के संबंध में बात करूं तो हम सीधा सीधा जानते हैं कि एक पौधे से हमें 80 से लेकर के 100 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं, 80 से लेकर के 100 किलोग्राम प्रति पादप में क्या होंगे, फल प्राप्त होंगे। ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि जो हमारा एक वृक्ष है, एक पेड़, एक पेड़ से हमें कम से कम कितने फल प्राप्त होते हैं,
1000 फल प्राप्त होते हैं। या तो मैं कहूंगा 80 से 100 किलोग्राम, या फिर मैं कह सकता हूं एक पेड़ से कम 1000 जो फल हैं वो प्राप्त होते हैं। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इथेनॉल का उपयोग किया था, मैं पहले बता चुका हूं पादप वृद्धि नियामकों में। तो बाकी इसके आगे में कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत है नहीं। ये आपका आम का जितना भी पॉइंट था वो पूरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आम के संबंध में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हो। आम का पूरा पॉइंट आपका फिनिश है। तुम्हारी आपस में बातें कभी बंद नहीं होती है, तुम लोगों को बहुत मजा आता है आपस में बातें करने में। महेश खराड़ी क्लियर हेड, और ये पढ़ के भी तैयार है ना, वो आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, साथ साथ करवाते हैं वैसे तो क्वेश्चन टॉपिक वाइज। कल हम 2 फलों को ले लेंगे कोई भी, जैसे पपीता है, या कल हम नींबू वर्गीय फलों के बारे में चर्चा कर लेंगे। जसवंत, राजेश, प्रियंका, मुस्कान, सभी का क्लियर है? चलो अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है। नेक्स्ट कल मिलते हैं और आगे अगले फलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।